हेलो एवरीवन। जैसे हमने लास्ट वीडियोस में तुम्हारा एनसेड्स, गाउट और ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स ख़त्म कर लिए थे। अब हम करने जा रहे हैं रूमेटॉइड अर्थराइटिस। इसके बाद बस तुम्हारा दो टॉपिक बचेगा, एक है तुम्हारा एंटीहिस्टामिनिक्स और फिर एंटी सीरोटोनिन्स वाले जितने हैं, ठीक है, ड्रग्स। फिर उसके बाद ये दोनों बचेंगे और फिर लगभग तुम्हारा ऑटोकॉइड्स 80% से ऊपर कंप्लीट हो जाएगा। अब जो हम करने जा रहे हैं वो है रूमेटॉइड अर्थराइटिस, इसका मैनेजमेंट। और इसमें बेसिकली इंपॉर्टेंट ये है कि ड्रग क्या क्या यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। तो पहले हेडिंग ही लिख लो, सबसे पहला काम हेडिंग रूमेटॉइड अर्थराइटिस। अच्छा चलो ठीक है। अब देखो इतना ना कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे। रूमेटॉइड क्या, अर्थराइटिस क्या। अर्थराइटिस क्या होती है? गठिया। आसान भाषा में क्या बोलता है अर्थराइटिस को? गठिया बोलते हैं, ठीक है। तो रूमेटॉइड देखो अर्थराइटिस भी कई टाइप की होती है। जैसे एक होता है तुम्हारा ऑस्टियो वाली होती, फिर एक गाउट अर्थराइटिस होती जो मैंने अभी इससे पहले बताई, फिर ये होती है रूमेटॉइड। रूमेटॉइड क्या है? अर्थराइटिस है, आइटिस यानी सूजन, यानी इन्फ्लामेशन तो है इसमें। इन्फ्लामेशन कहाँ पे है? आर्थ मतलब जॉइंट्स में है, ठीक है। और ये इन्फ्लामेशन हुई क्यों जॉइंट्स में? इसका कारण था एंटीबॉडीज। कौन सी एंटीबॉडीज? ऑटो एंटीबॉडी। अब ये क्या भारी भरकम नाम है। इसका ये मतलब है कि कभी कभी बॉडी बाय मिस्टेक क्या है, अपने ही बॉडी के टिश्यू के खिलाफ जब एंटीबॉडी बना ले और उसको डैमेज कर ले। एंटीबॉडी काम क्या होता है कि जो उसके खिलाफ एंटीजन है उसको डैमेज करना। मान लो ये एक एंटीजन है, इसके खिलाफ ये एंटीबॉडी में बनाया हूँ, ठीक है। एंटीबॉडी कुछ मान लेते हैं, तो ये इसको आएगी, इस पर बाइंड करेगी और उसको फिर इसका डैमेज करने का पूरा कोशिश करेगी। ये एंटीबॉडी काम है। तो एंटीबॉडी किसके खिलाफ बनी है? हमारे जॉइंट्स में जो टिश्यूज हैं उसके खिलाफ बनी है। तो एंटीबॉडी क्या करेंगी? जॉइंट का डैमेज, उससे क्या होगा? इन्फ्लामेशन। तो ये होता है रूमेटॉइड अर्थराइटिस में। अब मैंने कहा ये बाय मिस्टेक बन जाती। बाय मिस्टेक में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमें नहीं पता इसके एग्जैक्ट कॉज क्या है। इसमें मल्टीपल फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं, कुछ जेनेटिक फैक्टर होते हैं, कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर होते हैं, 50 फैक्टर होते हैं जो इस ऑटो एंटीबॉडी के प्रोडक्शन में रोल प्ले करते हैं, ठीक है ना। तो ये एक बेसिक आइडिया दिया मैंने कि होता क्या है रूमेटॉइड अर्थराइटिस में, कि ये ऑटो एंटीबॉडीज बनती हैं, जॉइंट्स को टिश्यूज को डैमेज करती हैं, उसकी वजह से क्या होता है? इन्फ्लामेटरी रिएक्शन की वजह से इन्फ्लामेशन आ जाता है। ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी रूमेटॉइड अर्थराइटिस की। इसके बाद हम देखते हैं इसमें ड्रग इन्वॉल्वमेंट में क्या क्या है, ठीक है। ड्रग इन्वॉल्वमेंट देखो, अब हम क्या देख रहे थे अब जैसे कोई पेशेंट आता है, ठीक है ना, तो उसका पहले हमें क्या करना है? ट्रीटमेंट करना होता है। तो ट्रीटमेंट में पहले हम यहाँ डिस्कस करेंगे कितनी ड्रग हैं, इनका मैं यहाँ नाम लिखूंगा। तुम ये हिम्मत करके भी यहाँ से नाम रटने की कोशिश मत करना, ठीक है, वरना परेशान हो जाओगे ये शुरू के 5 मिनट में ही। तो ठीक है, बस देखते जाओ क्या क्या होता है। सबसे पहले कोई पेशेंट आता है, उसके हमने सस्पेक्ट किया है कि उसके रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, तो सबसे पहले हम देते हैं उसको उसके इन्फ्लामेशन, सूजन को कम करने के लिए एनसेड। अब ये एनसेड्स क्या होते हैं? एनसेड्स में होते हैं जैसे एग्जांपल के तौर पे एस्पिरिन। इससे पहले गाउट में क्या बताया था तुमने? याद हो तो कमेंट में लिखना क्या बताया था, ठीक है। नहीं याद है तो वीडियो देखना, कहीं जाएगा थोड़े। तो ये एस्पिरिन है, ठीक, एस्पिरिन दिया। अच्छा, एस्पिरिन दिया, इसके बाद क्या होगा कि एस्पिरिन क्या करेगा? इन्फ्लामेशन को कम करेगा। इन केस इन्फ्लामेशन कम नहीं होता है तो एक और दवा यहाँ दे सकते हैं, डाइक्लोफेनाक, ठीक है। ये दवा एनसेड दी, एनसेड पे नहीं सही हुई सूजन, तो हमने क्या किया? उसके बाद इस पेशेंट को अगर ये रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, नॉट रिस्पॉन्डिंग, तो हम देते हैं फिर स्टेरॉइड। स्टेरॉइड में क्या देंगे वो समझो। अगर मान लो एक आधा कोई एक या दो जॉइंट इन्वॉल्व है, एक या दो जॉइंट,
तो उस केस में हम देते हैं जॉइंट के अंदर स्टेरॉइड इंजेक्शन के थ्रू, जिसको क्या कहते हैं, इंट्रा आर्टिकुलर स्टेरॉइड। इंट्रा आर्टिकुलर स्टेरॉइड, इंट्रा मतलब अंदर, आर्टिकुलर मतलब जॉइंट के। क्या दिया, स्टेरॉइड। स्टेरॉइड का नाम क्या होता है, ट्राइएमसिनोलॉन। ट्राइएमसिनोलॉन, ठीक है। अच्छा, अब अगर दो से ज़्यादा जॉइंट्स का इन्वॉल्वमेंट है, क्या है, दो से ज़्यादा है, दो से ज़्यादा जॉइंट्स अगर इन्वॉल्व हैं तो उसमें देते हैं हम। अब क्या है, दो से ज़्यादा का मतलब खुद ही दिमाग लगाओ, यानी पूरे एक, मान लो एक जॉइंट यहाँ है, एक जॉइंट ये है, एक जॉइंट यहाँ है, या फिर एक जॉइंट ये है, यहाँ है, एक घुटने में है, तो क्या होगा, इतनी जगह पे जब इन्वॉल्वमेंट होगा तो यानी पूरे सिस्टम में फैल गई ये प्रॉब्लम। तो उसके केस में स्टेरॉइड कौन सा देंगे, जो मुंह से जाए, पूरे बॉडी में फैल जाए। इंट्रा आर्टिकुलर में तो तब काम चलेगा नहीं, तो इस केस में हम देते हैं तुम्हारा ओरल प्रेडनिसोलोन। क्या देते हैं, ओरल प्रेडनिसोलोन। ओरल प्रेडनिसोलोन, ठीक। अच्छा, अब ये दिया तुमने, क्या दे दिया, स्टेरॉइड। अब तीसरा क्या ड्रग होता है तुम्हारा, पहला ये हो गया, स्टेरॉइड हो गया। तीसरा होते हैं, ये इंपॉर्टेंट ड्रग हैं, इन्हें कहते हैं डीमार्ड्स। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, डीमार्ड्स का। डीमार्ड्स का मतलब होता है, फुल फॉर्म लिखो, इसकी फुल फॉर्म है डी फॉर डिजीज, डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग, एंटी रूमेटिक ड्रग, ठीक। अच्छा, अब ये जो डीमार्ड हैं, ये हमको थोड़े, इसके मैं नाम सारे बता रहा हूँ, और नाम के बाद मैं एक ट्रीटमेंट का प्रोसीजर बता दूंगा, और उसके बाद जो मेन 2-3 ड्रग हैं उनके मैकेनिज्म बता दूंगा। इससे क्या तुम्हारा लगभग ये ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा इसमें जानना है तो तुम मैसेज करना, फालतू में एक्स्ट्रा पे क्यों एनर्जी वेस्ट करनी। डीमार्ड, अब इसमें टाइप्स में देखो, जो तुम्हारा डीमार्ट्स हैं, डीमार्ट्स के कई टाइप्स होते हैं, ठीक है। अब वो डीमार्ट के टाइप क्या क्या हो सकते हैं, हम वो देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। पहला है डीमार्ट। डीमार्ट्स में पहला एक है तुम्हारा कन्वेंशनल टाइप। कन्वेंशनल का क्या मतलब होता है, ट्रेडिशनल, यानी बहुत पहले से जो दवा चली आ रही है, कन्वेंशनल टाइप, या जिसी का दूसरा नाम है ट्रेडिशनल टाइप, ठीक ना। कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अब इसमें जो एग्जाम्पल है वो हम लिख लेते हैं, ठीक। रेड पेन यूज कर लेता हूँ। अब इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट ड्रग है, तुम्हें कुछ याद रहे या ना रहे, ये दवा दो जो मैं बताने जा रहा हूँ ये याद रहनी ही चाहिए। एक तो है मीथोट्रेक्सेट, मीथोट्रेक्सेट। दूसरा है तुम्हारा सल्फासैलाजीन, सल्फासैलाजीन। फिर तुम्हारा है तीसरा हाइक्लोरोक्विन। क्या है, ये दोनों तो याद रखना, क्लोरोक्विन। और तुम्हारे हो सकते हैं कुछ इम्यूनो सप्रेसेंट ड्रग्स। अब इम्यूनो के मैं नाम लिख दे रहा हूँ, बहुत जगह आते हैं पूरे फार्माकोलॉजी में, तो इसको एक बार याद कर लो तो कई जगह हेल्प मिलती है। इम्यूनो सप्रेसेंट ड्रग, एंटीकोलिनर्जिक में भी ये काफ़ी यूज़ होता है, जब माइस्थेनिया ग्रेविस का ट्रीटमेंट करते हैं वहाँ पे भी। तो क्या क्या है, एग्जांपल लिख लो। एक है तुम्हारा साइक्लोस्पोरिन, साइक्लोस्पोरिन। फिर एजाथायोप्रिन, थायोप्रिन। और मोफेटिल, और माइकोफिनोलेट, माइकोफिनोलेट, ठीक। और
हाँ, और तुम्हारा हो सकता है एंटी कैंसर ड्रग भी होता है साइक्लोफॉस्फामाइड, ठीक है। ये मत रटना मत, ये दोनों कोशिश करना याद रहे, ठीक है। ये भी हैं लेकिन ये खासकर कोशिश करना कि ये तुमको याद रहे अच्छे से, ठीक ना। और एक आध में देख लेता हूँ कोई और तो नहीं बच रही है। हाँ, एक और है लेफ्लुनोमाइड, ठीक। ये हो गए तुम्हारे ट्रेडिशनल जो चले आ रहे थे। अब जैसे जैसे साइंस ने तरक्की की तो उसने क्या किया, और टाइप की दवाई बनानी शुरू की। अब उन टाइप में क्या हो सकता है, उसमें एक होता है तुम्हारा बायोलॉजिकल ड्रग, सेकंड क्या है बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल में क्या है, बायोलॉजिकल में सबसे पहले हम देखते हैं TNF अल्फा ब्लॉकर। TNF अल्फा क्या होता है, ये एक टाइप का इन्फ्लामेटरी साइटोकाइन, मतलब अगर ये ज़्यादा होगा तो इसकी वजह से क्या शरीर में इन्फ्लामेशन के चांस बढ़ जाते हैं। ये तभी निकलता है जब कहीं पे इन्फ्लामेशन करवाना होता है, ठीक है। इन्फ्लामेशन का फ़ायदा क्या होता है, वो इन्फ्लामेशन से अगर तुमने पैथोलॉजी पढ़ी है तो तुम्हें पता होगा इन्फ्लामेशन जो है ऑर्गेन जो फॉरेन बॉडी है या जो डैमेजिंग चीज़ है बॉडी में उसको मार देता है, और उसके बाद फिर उस जगह पे रिपेयर होता है डैमेज टिश्यू का। तो इन्फ्लामेशन का ये रोल होता है। तो खैर TNF क्या कराता है, इन्फ्लामेशन, तो हम इसको इनिबिट कर देंगे तो इन्फ्लामेशन घट जाएगा, जॉइंट्स में सूजन कम हो जाएगी, यानी पेशेंट को रिलीफ मिल जाएगा। अब इसमें क्या क्या हो सकता है, वो इसमें क्या क्या ड्रग हैं वो देख लो। एडेलील्यूमैब, सर्टोलिजुमैब, एडेलीजुमैब, सर्टोलिजुमैब, इटनरसेप्ट, गोलील्यूमैब, और एक होता है इन्फ्लेक्सियूमैब, है ना। हाँ, इन्फ्लेक्सियूमैब, ठीक है। तो ये कुछ ड्रग हैं जो TNF को इनिबिट कर रही है। फिर दो टाइप के ड्रग होते हैं जो तुम्हारे इंटरल्यूकिन 1 और इंटरल्यूकिन 6 को इनिबिट करती है, ठीक है। तो अगला देख लो, इंटरल्यूकिन 6 के इनिबिटर। इसमें एक तो बड़ा फेमस है, कोविड के टाइम यूज़ हो रहा था ड्रग, अगर किसी को याद हो तो बताना कमेंट्स में, नहीं पता तो सुन लो। टॉसिलिजुमैब, बड़ी महंगी दवा है, 50,000 की एक 50-55 हज़ार का आता है इसका इंजेक्शन, टॉसिलिजुमैब का, टॉसिलिजुमैब, ठीक है। एक और होती है सेरिल्यूमैब, यहाँ रटो मत, ठीक है। ये अपने आप मतलब हो जाएगा। इसके बाद जो मैं बताऊंगा मेन मैकेनिज्म और जो मेन ड्रग है वो याद रखना, ठीक है। टॉसिलिजुमैब फिर भी इजी है पढ़ने को। फिर इंटरल्यूकिन 1 इनिबिटर, इसमें है एनाकिंड्रा, लेकिन अभी आजकल यूज़ नहीं होती ज़्यादा, नॉट यूज नाउ, इतना ज़्यादा अब यूज़ नहीं होती, ठीक है। ये हो गया। और क्या हो सकता है फिर, ठीक है, यही है। और हाँ, इसके बाद एक और होती है जैक इनिबिटर, ठीक है। अब जैक मैंने डिटेल से पढ़ाया था तुम्हारा रिसेप्टर में, तो नहीं पता है जैक क्या होता है तो वहाँ देख लेना, तो इसका कॉन्सेप्ट तुम्हें समझ आ जाए कि यहाँ जैक का क्यों दे रहा है। एक्चुअली क्या होता है, जैक पाथवे से क्या होता है, जैक पाथवे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है तुम्हारे इस रूमेटॉइड अर्थराइटिस को कराने में। अगर उस पाथवे को इनिबिट कर देंगे तो इन्फ्लामेटरी मीडिएटर घट जाते हैं, और जब इन्फ्लामेशन करने वाले वस्तु घट जाएंगे तो अपने आप रूमेटॉइड अर्थराइटिस भी कम हो जाती है। तो अब इसमें क्या क्या एग्जाम्पल हैं, तो इसमें 2-3 एग्जाम्पल होते हैं, उसको समझ लो, ठीक है। और एक है इसमें जैसे
यूपाडासिटिनिब, फिर एक है इसमें यूपाडासिटिनिब और एक है तुम्हारा बैरोसिटिनिब, फिर एक है तुम्हारा तीसरा टोफासिटिनिब। ठीक है, ये मेन है, मतलब ये सबसे पहले था, ये तो अभी रीसेंट ड्रग है, नए ड्रग है, ये नए, ये पुराना है। ठीक है, तो ये जैक इनहिबिटर बायोलॉजिकल बता दिए, कन्वेंशनल बता दिए, लगभग बता दिया मैंने क्या क्या होता है। एक और इसमें होती है दवा एबाटासेप्ट। अब देखो मैं इसमें क्या करूँगा, देखो ये जितने नाम मैंने पढ़ाए हैं, मैं इसमें क्या है इसका मैकेनिज़्म बताऊँगा, इसका फिर तुम्हारा इसमें इसका एबाटा का बताऊँगा, इसका बताऊँगा, इसका भी थोड़ा बहुत बता दूंगा और इसमें इसका बताऊंगा। तो इतना मैं तुमको बताऊंगा जो मेन है, और बाकी का तुम्हें जानना है तो कमेंट करना, तो मैं बाकी बता दूंगा। ठीक, तो उससे ना तुम्हें फिर मेजर जो है वो याद हो जाएगा। अब इसका ट्रीटमेंट समझो, कैसे ट्रीटमेंट करते हैं हम। अब ट्रीटमेंट देखो, ट्रीटमेंट में सबसे पहले क्या तुम्हारी ड्रग ऑफ चॉइस होती है मीथोट्रेक्सेट। मैंने बताया था बड़ा इंपॉर्टेंट ड्रग है ना, याद रहना चाहिए। ट्रेक्सेट है, क्या है स्पेलिंग, मीथोट्रेक्सेट। हाँ, तो मीथोट्रेक्सेट है। मीथोट्रेक्सेट के बाद हम क्या करेंगे, अगर इस पे पेशेंट रिस्पॉन्ड कर जाता है तो बहुत अच्छा है, और अगर नहीं करता है तो उसके बाद हम क्या देंगे, स्टेरॉइड साथ में दे देते हैं, स्टेरॉइड्स। ठीक है, स्टेरॉइड और मीथोट्रेक्सेट दोनों काम क्या कराते हैं, तुम्हारा इन्फ्लामेशन को कम कराते हैं। अब मान लो ये काम नहीं कर रहा है, बड़ा रेजिस्टेंट टाइप का रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, तो हम क्या करेंगे, इसमें और जो जितने मैंने ड्रग बताए थे कन्वेंशनल में और उन सब, वो सबको ऐड करना शुरू कर देंगे। मैंने क्या बताया था, इसके बाद कौन सा ड्रग तुम्हें याद करने कहा था, सल्फासेलाजीन, तो वो दे सकते हैं सल्फासेलाजीन। ठीक है, और क्या दे सकते हैं, बायोलॉजिकल इनहिबिटर में दे सकते हैं कोई सा, वो काम ना करे तो चेंज कर सकते हैं, बायोलॉजिकल इनहिबिटर। और क्या दे सकते हैं, जैक इनहिबिटर। ये कब, जब इसके बाद रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है तब ये कॉम्बिनेशन में देते हैं। ठीक है ना। अब बायोलॉजिकल ड्रग है, जैसे मान लो एक काम नहीं किया तो चेंज टू अनदर, दूसरा दो। और इवन इसमें ये होता है कि दो बायोलॉजिकल ड्रग एक साथ आप नहीं दोगे। क्यों नहीं दोगे, क्योंकि ये क्या करते हैं, जो तुम्हारे इन्फ्लामेटरी मार्कर होते हैं, इन्फ्लामेटरी मार्कर्स, इनको क्या कराते हैं, इनको डिक्रीज करवाते हैं ना। तो इसकी वजह से क्या है कि कोई भी इन्फेक्शन आएगा उसके खिलाफ बॉडी अटैक नहीं कर पाएगी। अटैक किससे करती, इन मार्कर्स की मदद से। तो मार्कर कम हो गए, इन्फेक्शन कोई भी घुसेगा और इन बॉडी में बहुत डिजीज को आसानी से कर सकता है। यानी अगर हम ये ज़्यादा दे देंगे तो इसका साइड इफेक्ट क्या होगा, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। अपॉर्चुनिस्टिक यानी जैसे ही अपॉर्चुनिटी मिली क्या करेगा, वो बीमारी कर देगा बॉडी में। ठीक ना। तो इसलिए कभी भी ये दो के कॉम्बिनेशन में या इसके साथ ये ऐसे करके नहीं देते हैं। पहले ये देंगे, साथ में स्टेरॉइड लगा देंगे, नहीं कर रहा है रिस्पॉन्ड, सल्फासेलाजीन को ऐड करेंगे, नहीं कर रहा है तो बायोलॉजिकल एजेंट, बायोलॉजिकल क्या कहते हैं, डीमार्ट्स को यूज़ करेंगे, नहीं कर रहा है तो दूसरा यूज़ करेंगे या फिर जैक करेंगे। ऐसा नहीं कि इसके साथ ये कंबाइन कर दें या दो तीन ही एक साथ मिला के दे दें, ऐसा नहीं है। एक बार में एक टाइप की ड्रग चलेगी। ठीक, तो ये इस टाइप से ट्रीटमेंट हो गया। अब इसके बाद हम दो तीन जो इंपॉर्टेंट ड्रग है उसके मैकेनिज्म देख लेते हैं। इसके बाद तुम्हारा मेन रूमेटॉइड में कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद बुक पढ़ना है तुमको, तो बुक में तुम्हें और क्लियर होगा।
सबसे पहले जो हमें समझना है वो है तुम्हारा मीथोट्रेक्सेट। मीथोट्रेक्सेट, ठीक है। पहले इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझो। ये क्या है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है ये क्या कराता है, दो टाइप के एंजाइम्स होते हैं बॉडी में बड़े इंपॉर्टेंट, जो फोलेट इन सब की एक्टिविटी को रोल प्ले करते हैं। उसमें एक होता है तुम्हारा थायमिडाइलेट, स्पेलिंग गलत है, सिंथेस, ठीक है इसको। और एक और होता है उसका शॉर्ट फॉर्म मुझे याद है, फुल फॉर्म याद नहीं है, AICAR कहते हैं उसको, ठीक है। तो इन दोनों को इनिबिट करता है, ठीक है। जैसे ही दोनों इनिबिट होते हैं उसकी वजह से क्या होता है कि जो इसकी वजह से क्या, जो ऊपर क्या होता है तुम्हारा कि ये जो एंजाइम है, ये एंजाइम जो है, ये एंजाइम इसकी वैल्यू काफ़ी बढ़ने लगती, ठीक है ना, क्योंकि ये आगे काम नहीं कर पाता, इसको इनिबिट किया हुआ है। तो ये क्या करता है, ये फर्दर एक्ट करता है तुम्हारा, कैसे, ये क्या करता है, इनिबिट कर देता है AMP डीएमाइनेस को, डीएमाइनेस मतलब नाम क्या है, इस एंजाइम को इनिबिट कर दिया। क्या काम कर रहा था ये वाला एंजाइम, AMP में से AMP को ब्रेक कर रहा था कुल मिला के, है ना, AMP डी एमाइनेस है ना, नामी में डी एमाइनेस। तो जैसे इसने इनिबिट किया उसकी वजह से क्या होगा, साइक्लिक AMP की मात्रा बढ़ने लगी। क्यों, क्योंकि साइक्लिक AMP डिस्ट्रॉय नहीं हो पा रहा है। अब ये जब साइक्लिक AMP सेल में AMP जब बढ़ने लगा तो ये AMP क्या होगा कि सेल में से रिलीज होगा एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में जाएगा, सेल से बाहर निकलेगा और कहाँ जाएगा, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में। और एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में ये AMP कन्वर्ट होता है तुम्हारा एडिनोसिन में, ठीक। और ये एडिनोसिन फिर क्या करवाता है तुम्हारा, ये एडिनोसिन तुम्हारा रोल प्ले करता है इसके सारे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में। क्या कराता है एडिनोसिन बहुत सारे काम कराता है। जैसे कि सबसे पहला क्या है, इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस को स्लो कराएगा, ठीक है, पहली चीज। दूसरा क्या है, ये करवा सकता है ये प्रोलिफरेशन। पहला तो ये हो गया मैकेनिज्म, इतना बता। इसमें तुम्हें क्या याद रखना है कि ये क्या करेगा, AMP डीएमाइनेस को इनिबिट करेगा, जिसकी वजह से सेल में साइक्लिक AMP बढ़ेगा। AMP जो है सेल में इकट्ठा होगा तो सेल के बाहर निकलेगा, वहां पे AMP कन्वर्ट हो जाएगा एडिनोसिन में, ठीक है। और ये जो एडिनोसिन है, एडिनोसिन फिर क्या करेगा तुम्हारा, ये एडिनोसिन रिसेप्टर पे एक्ट करेगा, ठीक है। एडिनोसिन रिसेप्टर मैंने पढ़ाया था किस टाइप का होता है, GI टाइप का, ठीक है। अब GI टाइप का, तो इस पे जैसे ही एडिनोसिन बाइंड करेगा तो क्या होगा, इनिबिटरी एक्शन शो होगा। यानी सोचो अगर यहाँ पे एक ल्यूकोसाइट है, ये ल्यूकोसाइट है, इस पे ये एडिनोसिन रिसेप्टर है, इस पे जैसे ही आके एडिनोसिन बाइंड किया, इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर साइक्लिक AMP घटने लगेगा, यानी कि सेल के अंदर रिलैक्सेशन हो पाएगा। तो क्या ये जो न्यूट्रोफिल है मूव कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। यानी दूसरा काम ये क्या कर रहा है, डिक्रीजेस कीमोटैक्टिक मूवमेंट ऑफ न्यूट्रोफिल्स, ठीक। ये समझ में आया ना कि AMP से क्या बना, एडिनोसिन ने कहाँ बाइंड किया, एडिनोसिन रिसेप्टर पे। एडिनोसिन रिसेप्टर कौन सा टाइप था, GI टाइप। उसकी वजह से क्या हुआ कि जो न्यूट्रोफिल था वो रिलैक्स हो गया, मूव नहीं कर पाएगा, यानी उसने क्या किया, कीमोटैक्टिक मूवमेंट को न्यूट्रोफिल के घटा दिया, ठीक। ये चीज़ क्लियर हुई। तो अब इसके बाद ये हो गया, और क्या कर सकता है, और कर सकता है तुम्हारा लिम्फोसिटिक प्रोलिफरेशन को डिक्रीज कर सकता है, ठीक है। अब मैं इतना जो ये कहानी बता रहा हूँ, इसका सार क्या निकला, इसका सार ये लिख रहा कि न्यूट्रोफिल को आने नहीं देगा, लिम्फोसाइट को बनने नहीं देगा, ठीक है, और सबको रिलैक्स करके रखेगा। यानी इन्फ्लामेशन किनकी वजह से होता है, इन दोनों महारथियों की वजह से होता है। तो अब इनको जब ये रोक दे रहा है मीथोट्रेक्सेट, तो क्या जोड़ों में इन्फ्लामेशन हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। और जब नहीं हो पाएगा तो पेशेंट को रिलीफ मिल जाएगा। तो ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है कि ये काम कैसे करता है, ठीक है, ये हो गया।
और क्या करा सकता है, हाँ कभी कभी एपोप्टोसिस भी करवा देता है, यही न्यूट्रोफिल और लिम्फोसाइट्स का एपोप्टोसिस। ठीक है, तो ये 4 मैकेनिज्म है, ये तुम लिख सकते हो, कभी भी आए क्वेश्चन तो उसमें बता देना 4 मैकेनिज्म है। सबसे इंपॉर्टेंट है ये एडिनोसिन वाला, कि एडिनोसिन जीआई टाइप पे एक्ट करता है। ठीक, अच्छा अब इसके बाद इसका एक यूज़ तो अपना सबसे फेमस क्या है कि भाई रूमेटॉइड अर्थराइटिस में यूज़ करते हैं, और कहाँ इसको यूज़ करते हैं, और एक कैंसर में भी यूज़ करते हैं, उसको थोड़ा समझ लेते हैं भाई। ये कैंसर वाला कैंसर में पढ़ा दूंगा, चलो। अच्छा, तो अब इसके बाद हमें ये देखना था कि इसके जैसे यूज़ कहाँ कर रहे हैं हम इसे, ये एक तो यूज़ इसी में कर रहे हैं, रूमेटॉइड अर्थराइटिस पढ़ा रहा हूँ तो इसी में यूज़ हो रहा है। इसका साइड इफ़ेक्ट क्या होगा, सबसे कॉमन इसका साइड इफ़ेक्ट होता है पेट का, जीआई टाइप है ना। तो क्या क्या होगा इसमें, जैसे नौसिया होगा, वॉमिटिंग होगी, ठीक ना, और क्या होगा, एब्डोमिनल पेन, डिस्कम्फर्ट, ये सब चीज़ें होंगी। ठीक, और ये क्या होता है तुम्हारा, हिपैटो टॉक्सिक होता है। इसमें एक और बात है कि लगभग 30% मीजोट्रेक्सेट जो है तुम्हारा, वो बाइल के रास्ते, पित्त के रास्ते बाहर निकलता है, बाइल फ्लूइड के, बाइल, ठीक है ना। तो एक ये भी रीज़न है कि काफ़ी सारा जो मीथोट्रेक्सेट है वो लीवर उससे डील करता है, इसलिए कभी कभी अगर ओवरडोज करा देंगे हम मीथोट्रेक्सेट का तो क्या करा देगा बॉडी में, हिपैटोटॉक्सिसिटी, ये हो गया। तो अब इसके बाद क्या, अगर इसको तुम्हें ट्रीट करना है हिपैटोटॉक्सिसिटी को, हम क्या देते हैं इसके साथ, फोलेट। तो इससे क्या है, पेशेंट को रिलीफ मिलता है। और एक चीज़, ये टेराटोजेनिक है, मतलब कि फीटस की ग्रोथ को इफेक्ट करता है, इसलिए इसको ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है प्रेगनेंसी में, इसलिए इसको प्रेगनेंसी में नहीं देते। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हो गया, यूज़ हो गया, रूमेटॉइड, साइड इफ़ेक्ट हो गया। ठीक, इतना इसमें बता दिया है। और क्या कुछ छूट रहा है, हाँ एक और चीज़, जैसे हिपैटोटॉक्सिसिटी हो रही है तो इस केस में क्या है, जिस बंदे को मीथोट्रेक्सेट चल रहा है उसका क्या करेंगे, हर 3 महीने पे एक LFT करवाते हैं, लीवर फंक्शन टेस्ट। उसमें हम चेक करते हैं कि कहीं ALT, AST, ये सब गामा ग्लूटामाइल वो सब बढ़ा हुआ तो नहीं है, और उससे हमें पता चलेगा किडनी लीवर कितनी सेफ़ है। ठीक है, LFT मतलब लीवर फंक्शन टेस्ट, ये हर 3 महीने पे लगभग कराया जाता है। तो ये हो गया मीथोट्रेक्सेट। इसके बाद एक और है, वो पढ़ लेते हैं। उसके बाद अगर तुमको और जानना है तो मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। वैसे मेन यही था, बाकी भी बता सकता हूँ, लेकिन पहले मेन समझ लो। तो दूसरा है तुम्हारा सल्फासालाजीन, ठीक। ये तुम्हारा सल्फासालाजीन है, ये एक्चुअली क्या होता है, एक टाइप का प्रो ड्रग है। प्रो ड्रग क्या कहूँ कि ये जो है ना, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इस तरह होता है कि ये पहले जो सल्फासालाजीन है 2 हिस्सों में टूटता है। एक होता है तुम्हारा सल्फापायरिडीन, और एक होता है तुम्हारा ASA, अमीनो सैलिसिलिक एसिड, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि जो इसमें क्या होता है कि एक जो है सल्फापायरिडीन, ये तो इम्पॉर्टेंट होता है रूमेटॉइड अर्थराइटिस को ट्रीट करने में। कैसे कि सल्फापायरिडीन जो है तुम्हारा, ये इनहिबिट करता है कीमोटैक्सिस ऑफ न्यूट्रोफिल्स एंड लिम्फोसाइट। तो अब सोचो अगर न्यूट्रोफिल लिम्फोसाइट को मूव करने से रोक देगा तो घुटने में जा पाएंगे नहीं, या मतलब जॉइंट्स में जा पाएंगे नहीं। जब नहीं जा पाएंगे तो इन्फ्लेमेशन होगा नहीं होगा, ठीक। तो सल्फापायरिडीन वाला ग्रुप क्या कर रहा है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस में यूजफुल है। और जो ASA अमीनो सैलिसिलिक एसिड वाला पार्ट है, ये इसको किसके ट्रीटमेंट में यूज करते हैं, इसको यूज करते हैं हम अल्सर डिजीजेस में, अल्सर्स, इसके ट्रीटमेंट में। और इसकी भी वजह है कि ये आसानी से अब्जॉर्ब नहीं हो पाता है, तो GIT म्यूकोसा में ट्रैप हो जाता है वहाँ पे, फिर इससे मतलब इसके अल्सर्स को ट्रीट किया जा सकता है GIT, ठीक है। तो ये तरीका होता है इसका एक्शन का। और इसके बाद इसके साइड इफ़ेक्ट देख लो। साइड इफ़ेक्ट तो एक वही है, पहले GIT कंफर्ट होगा, ठीक है ना, मुंह से दे रहे हैं नौसिया,
वॉमिटिंग, ठीक है। और क्या हो सकता है इसमें, रैशेस हो सकते हैं कभी कभी, ज़्यादा दोगे तो ये मतलब लीवर में ही होता है सारा, ब्रेकिंग और जो भी है। हिपैटोटॉक्सिसिटी भी हो सकती है, हिपैटोटॉक्सिसिटी, ठीक। तो ये सब हो गए तुम्हारे साइड इफ़ेक्ट, ठीक। तो ये है तुम्हारा सल्फासैलाजिन। इसके बाद देखो क्या क्या बचता है, इंटरल्यूकिन इनहिबिटर्स हैं और तुम्हारा TNF अल्फा इनहिबिटर्स हैं और वो सब हैं। तो वो सब क्या है, इतने मैंने मतलब उसके भी अलग मैकेनिज़्म है। अगर वो इम्पॉर्टेंट है, अगर वो तुमको चाहिए तो तुम बता दो, मैं उसकी एक अलग से डिटेल में वीडियो बना दूंगा, ठीक है। लेकिन वैसे ये 2 ड्रग हैं जो नॉर्मली बहुत ज़्यादा क्लिनिक्स में यूज़ होते हैं, तो मैंने उसके बारे में तुमको बता दिया, ठीक है। अगर तुमको एक्स्ट्रा जानना है तो बताना। तो यहाँ तक था हमारा रूमेटॉइड अर्थराइटिस। थैंक यू वेरी मच फॉर द पेशेंस लिसनिंग।